हेलो एंड वेलकम बैक टू PYQ टू AIR सीरीज़। और आज हम अपने मेंस के PYQs को कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देख रहे हैं 2022 का एक मेंस का क्वेश्चन जहाँ पे पूछा गया है एक्सप्लेन द कॉजेज एंड इफेक्ट्स। Explain the causes and effects of coastal erosion in India. What are the available coastal management techniques for combating the hazard? 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी कि आपको 3 साइड्स मिलेंगी। डायरेक्ट इजी सा बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि कॉजेज बताओ क्या है कोस्टल इरोजन के, इफेक्ट क्या है कोस्टल इरोजन का, और कौन कौन सी कोस्टल मैनेजमेंट टेक्निक्स हमारे लिए अवेलेबल हैं ताकि हम इस हजार्ड को कॉम्बैट कर सकें। देखें यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखें, जैसा क्वेश्चन वैसा इंट्रोडक्शन कि इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी है, 7500 किलोमीटर्स के आसपास इंडिया की कोस्ट लाइन है। लेकिन अकॉर्डिंग टू नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च रिपोर्ट 2018 ऐसा बोला गया है कि ऑलमोस्ट 34% ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन इज अंडर वेरिंग डिग्रीज ऑफ इरोजन। मतलब 7500 किलोमीटर्स ऑफ कोस्ट लाइन में से नियरली अबाउट 34% जो हमारी कोस्ट लाइन है वो कुछ कुछ डिफरेंट डिग्रीज ऑफ इरोजन को फेस कर रही है। तो आप देख रहे हैं जैसा क्वेश्चन वैसा ही उसका इंट्रोडक्शन। मूविंग ऑन, सबसे पहले हम पहला पार्ट एड्रेस करेंगे कि कोस्टल इरोजन के कॉजेज क्या है। देखो सबसे पहले मैंने इसको दो पोर्शंस में बांट दिया है, एक है नेचुरल कॉजेज और एक है एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज। देखिए जितना आप क्वेश्चन को ओपन करेंगे ना उतना ज़्यादा बेटर आप पॉइंट्स को दे पाएंगे, ज़्यादा कवरेज दे पाएंगे, एग्जामिनर को ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे अगर आप चाहते तो क्या पता आप सीधा पॉइंटर्स लिख देते, नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक में ना भी डिवाइड करते, बट उससे अच्छा इंप्रेशन नहीं बनता है। सबसे पहले हम कोस्टल इरोजन के नेचुरल कॉजेज बताएंगे। नेचुरल कॉजेज में से सबसे पहले है, हमें पता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं, है ना, लैंडफॉल करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, और स्टॉर्म सर्ज जैसे कि ओडिशा और आंध्र प्रदेश में। फिर सी लेवल राइज, ये हमने पहले भी क्वेश्चन देखा था कि IPCC की 6th असेसमेंट रिपोर्ट ने ये प्रोजेक्ट किया है कि सी लेवल जो है वो 0.3 से 0.6 मीटर्स बाय 2100 AD जो है उसका राइज होने का डर है क्लाइमेट चेंज की वजह से, उसकी वजह से कोस्टल इरोजन हो सकता है। देन देयर इज अ सुनामी एंड टाइडल इफेक्ट। ठीक है, शोर लाइन जो है वो रिट्रीट होती जाती है, पीछे की तरफ मूव करती है। ये तमिलनाडु में और अंडमान एंड निकोबार में देखा जा रहा है। देन देयर इज वेव एक्शन ट्रांसपोर्ट सेडिमेंट्स अलोंग शोर। ठीक है, वेव एक्शन भी सेडिमेंट्स को जो है अलोंग शोर डिपॉजिट ट्रांसपोर्ट करता रहता है। अब आगे एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज की बात करें तो सबसे पहला है पोर्ट एक्सपेंशन। हम ह्यूमंस जो हैं पोर्ट्स जो बनाते हैं उसके लिए हम कुछ बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जैसे कि ब्रेक वाटर हो गया, जेटीज हो गया, जिसकी वजह से सैंड का और सेडिमेंट्स का जो नेचुरल मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। जैसे कि एनौर पोर्ट हो गया, कट्टुपल्ली पोर्ट हो गया तमिलनाडु में। आप चाहें तो और पोर्ट्स के एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर दे सकते हैं। मूविंग ऑन, सैंड माइनिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है कोस्टल इरोजन का। इसीलिए आपने पहले भी मैंने क्वेश्चंस में आपको बताया था ना कि एम सैंड पॉलिसी, मैन्युफैक्चर्ड सैंड पे ध्यान देने को बोला गया है। सैंड माइनिंग, इलीगल सैंड माइनिंग कितनी ज़्यादा होती है। फिर डैम कंस्ट्रक्शन है जिसकी वजह से सेडिमेंट स्टार्वेशन होता है, जैसे कि आपने गोदावरी पे डैम, कृष्णा पे डैम, हर जगह पे आपने डैम बना रखा है। मैंग्रोव डिस्ट्रक्शन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक कॉज है कोस्टल इरोजन का। देन देयर इज अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन। तो ऑलमोस्ट हर क्लाइमेट चेंज और हर नेगेटिव इम्पैक्ट जो क्लाइमेट पे या फिर भी जो भी इन्वायरमेंट पे हो रहा है उसका अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन तो कहीं ना कहीं कारण है ही है। एंड टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि प्रपोज्ड, ठीक है, यहाँ पे लिख दो ज़्यादा, प्रपोज्ड है अंडमान एंड निकोबार का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, आगे देखें हम इफेक्ट्स ऑफ कोस्टल इरोजन। अगर इफेक्ट्स की बात करें तो देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले तो क्या होगा, लॉस ऑफ लैंड एंड हैबिटेट, है ना। क्यों एग्रीकल्चर लैंड जो है वो डूब सकती है, जैसे कि असम में है मजूली आइलैंड्स, आपने पढ़ा होगा वर्ल्ड के लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है मजूली आइलैंड। ये श्रिंक हो रहा है, कोरल रीफ्स की डिस्ट्रक्शन हो सकती है, टर्टल का नेस्टिंग साइट जो है बीचेस के ऊपर वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। फिर कोस्टल कम्युनिटीज़ के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो इफेक्ट जो है कोस्टल इरोजन का वो ना सिर्फ इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है, इकोनॉमी के लिए भी हार्मफुल है। तो कोस्टल कम्युनिटीज़ पे इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा, लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ेगा, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल रिफ्यूजी हम जिनको टर्म करते हैं उनका लाइवलीहुड जाएगा। मैंने पहले भी बताया साउथ में बहुत सारे लोग फिशिंग के ऊपर डिपेंडेंट हैं और उनका लैंड भी चला जाएगा। एग्जाम्पल केरला का अलपट विलेज जो है उसने 50% लैंड मास जो है वो अपना लूज कर दिया इस कोस्टल इरोजन की वजह से। ठीक है, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज भी हो सकता है, इकोनॉमिक लॉसेज हो सकते हैं, जैसे कि ओडिशा के अंदर जो श्रिम्प फार्मिंग होती है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो सकता है। ऑलिव रिडली टर्टल्स मैंने बताया था, इनकी मास नेस्टिंग करते हैं, उसको बोलते हैं
अरीबाडा, ठीक है। तो इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन और बायोडाइवर्सिटी लॉस भी देखने को मिल सकता है। देन देयर इज सॉल्ट वाटर इंट्रूजन, ठीक है, सॉल्ट वाटर का इंट्रूजन देखने को मिलेगा। उसकी वजह से क्या होगा, एग्रीकल्चर लैंड के अंदर जो है सॉल्ट घुस जाएगा, सैलिनाइजेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से क्रॉप यील्ड यानी कि क्रॉप प्रोडक्टिविटी भी रिड्यूस हो सकती है। एग्जाम्पल है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर आप देखें तो पूरी एग्जामिनर की तसल्ली करवा दी गई है, सारे पॉइंट्स सेपरेट हेडिंग्स में लिख के और अच्छे एग्जाम्पल्स थ्रो करके। आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपके पास एग्जाम्पल्स हो और इनफ डेटा हो। इसके लिए आप चाहें तो डेटा शीट्स भी बना सकते हैं फॉर एवरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मेंस। उससे क्या होगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि क्या याद करना है। अब हम कोस्टल मैनेजमेंट टेक्निक्स देखें। मैंने यहाँ पे भी इसको 3 सब हेडिंग्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले अगेन वही पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल मेजर्स। पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल मेजर्स में देखें, सबसे पहले कोस्टल रेगुलेशन जोन 2011-19, फिर शोरलाइन मैनेजमेंट प्लान आया था। देन देयर इज इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक ने इसमें असिस्टेंस दी थी। इंजीनियरिंग सोल्यूशंस की बात करें तो जैसे केरला का कोस्टल हाईवे बना, आप सी वॉल्स बना सकते हो, ठीक है, आप ब्रेक वाटर्स बना सकते हो जैसे कि चेन्नई के मरीना बीच पे। फिर उसके बाद आप पीरियोडिक एडिशन ऑफ सैंड टू एरोडेड बीच, जिस भी बीच के ऊपर सैंड इरोजन, जो कोस्टल इरोजन है सॉरी ज़्यादा हो रही है, आप वहाँ पे आर्टिफिशियल नरिशमेंट मतलब टाइम टू टाइम जो है वहाँ पे सैंड की एडिशन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पुडुचेरी। अब ये देखो, ये तो ना मैं आई वुड से दिस इज अ क्योर, है ना, दिस इज अ क्योर, दिस इज नॉट अ प्रिवेंशन। ये तो आप जब हो गया है उसके बाद आप जो है वो कर रहे हैं, प्रिवेंशन नहीं है ये। ऊपर वाली चीज़ें जो हैं वो फिर भी फ्यूचर को देख के मैनेजमेंट कर रही हैं। अब इकोसिस्टम बेस्ड सोल्यूशंस की बात करें तो वही है मैंग्रोव्स और कोरल रीफ रेस्टोरेशन। एक चीज़ याद रखिएगा, व्हेनेवर इट कम्स टू एक्वेटिक इकोसिस्टम्स, व्हेनेवर इट कम्स टू कोस्टल बीच एरियाज, ऑल ऑफ दैट, है ना, फ्लड्स से बचना हो, इन सब के अंदर ना आपकी तरफ से एक सोल्यूशन पक्का होना चाहिए, दैट इज मैंग्रोव्स रिस्टोरेशन एंड कोस्टल रीफ्स, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन देयर इज बीच डून स्टेबलाइजेशन, आप ग्रास प्लांट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पे सीधा सा मैंने लिखा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रिकॉग्नाइज किया था कि अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट या हार्ड मेजर्स लेते हैं उससे सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर होएगी प्रॉब्लम। हार्ड मेजर्स मेरली ट्रांसफर द प्रॉब्लम विच रिप्रेजेंट्स अ पैराडाइम शिफ्ट दैट वी कैन नॉट इंजीनियर आर वे आउट ऑफ द प्रॉब्लम दैट रिक्वायर्स वर्किंग विद द नेचर नॉट अगेंस्ट इट। ये कह रहा है आपको ट्रांसफर ऑफ द प्रॉब्लम में नहीं पड़ना है, हमें ज़रूरत क्या है कि हमें नेचर के साथ मिलकर, है ना, अमेलगमेशन में, सिंक्रोनाइजेशन में हमें काम करना पड़ेगा, ना कि हम एनवायरनमेंट के अगेंस्ट काम करें। तो इस चीज़ पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम प्रॉब्लम से बच के भाग नहीं सकते। वी कैन नॉट इंजीनियर आर वे आउट ऑफ द प्रॉब्लम। आप भाग नहीं सकते हैं अपनी प्रॉब्लम से, एस्केप नहीं कर सकते हैं, आपको एनवायरनमेंट के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा अगर आपको डेवलपमेंट भी चाहिए और आपको एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्टेड रखना है। इसे को ही तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। चलें, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है 2021 का सवाल। यहाँ पे अगेन ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा, वही है, अगर आपने प्रीलिम्स में थोड़ा सिलेबस अच्छे से कवर किया होगा तो दिस इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। डायरेक्ट पूछा गया है कि आप प्लीज़ डिस्क्राइब द मेजर आउटकम्स ऑफ 26th सेशन ऑफ कॉप। बेसिकली कॉप 26 टू UNFCCC का इसने पूछा है कि मेजर आउटकम्स क्या थी और उसके अंदर इंडिया ने कौन कौन से कमिटमेंट्स किए थे। वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, इसके अंदर बस आपने ये लिखना था कि क्या क्या जो है आउटकम्स निकले कॉप 26 की मीटिंग के, इंडिया ने उसके अंदर क्या क्या कमिट किया। वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। इंट्रोडक्शन वैसा ही कॉप 26 के बारे में है तो कॉप 26 के बारे में ही इंट्रोडक्शन लिखा गया है कि कॉप 26 टू UNFCCC कहाँ हुआ था, ग्लासगो में हुआ था अंडर प्रेसिडेंसी ऑफ UK and was regarded as now or never movement for global climate action। ये now or never movement इसीलिए था क्योंकि US के एक बहुत ही significant person ने इस मीटिंग के अंदर ये बात बोली थी कि हमारा लास्ट चांस है कि हम अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ने से रोकें। अगर हमने ये वाली अपॉर्चुनिटी भी मिस कर दी फिर हम ये कभी भी इस चीज़ को वापस रिवाइव नहीं कर पाएंगे। मेजर आउटकम्स की अगर हम बात करें कॉप 26 की तो देखो मैंने इसको 2 में डिवाइड किया गया, क्लाइमेट एक्शन फ्रेमवर्क और फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल कमिटमेंट्स क्या रही। देखो अगर हम क्लाइमेट एक्शन फ्रेमवर्क की बात करें, सबसे पहले फर्स्ट एवर एक्सप्लिसिट कमिटमेंट की गई कि हम जो कोल पावर है उसे फेज डाउन करेंगे, कोल का पावर थोड़ा कम करते जाएंगे और फॉसिल फ्यूल के ऊपर जो सब्सिडीज़ हैं उसे फेज आउट करेंगे, कि फॉसिल फ्यूल पे जो सब्सिडीज़ आपको दी जाती हैं आप उसको बिल्कुल ही रिमूव कर देंगे और कोल की पावर को थोड़ा कम करेंगे। फाइनलाइजेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट रूल बुक आर्टिकल 6, अगर आपको याद हो तो इस पर प्रीलिम्स में भी
एक PYQ यूपीएससी ने पूछा है, क्वेश्चन पूछा है। पेरिस एग्रीमेंट की रूल बुक फाइनलाइज हुई, ग्लोबल मीथेन प्लेज लॉन्च किया गया। मीथेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल। ग्लोबल मीथेन प्लेज लॉन्च किया गया जहां पे ये बोला गया कि 2030 तक हम 30% मीथेन एमिशंस रिड्यूस कर देंगे। आपको पता होना चाहिए कि मीथेन जो है वो एक ज़्यादा पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है व्हेन इट इज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन अगर हम लाइफ टाइम की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की लाइफ टाइम ज़्यादा है। अगला देखें आप, रिवर्सिंग द फॉरेस्ट लॉस एंड लैंड डिग्रेडेशन बाय 2030 कि भाई डिफॉरेस्टेशन कम करो, फॉरेस्ट लॉस कम करो। वैसे इसके लिए सेपरेटली UNFCCC के अंदर बना हुआ है UNCCD, ठीक है, UNCCD। आगे देखो, ग्लास को फाइनेंशियल अलायंस फॉर नेट जीरो। नेट जीरो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कार्बन की, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल कमिटमेंट्स की। देखो, फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल कमिटमेंट्स की अगर हम बात करें, just a second, अगर हम फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल कमिटमेंट्स की बात करें तो सबसे पहला है यहाँ पे रीअफर्म किया गया कि जो भाई $100 बिलियन का एनुअल क्लाइमेट फाइनेंस प्रॉमिस किया गया था डेवलपिंग कंट्रीज को, आप प्लीज उसे दें 2025 तक, ठीक है। देन देयर इज डबलिंग ऑफ अडेप्टेशन फाइनेंस बाय 2025 टू सपोर्ट वल्नरेबल नेशंस। वल्नरेबल नेशंस कौन से होंगे? वही वाले जो आपके इंडियन ओशन रीजन के अंदर या स्मॉल आइलैंड नेशंस हैं, है ना, वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, बिल्कुल, है ना, क्योंकि उनका देखो ग्लोबल सी लेवल जो राइज हो रहा है वो डूब सकती हैं कंट्रीज। मॉलडीव्स हो गया आपका, बाली हो गया, ऑल ऑफ दैट। तो अडेप्टेशन फाइनेंस मतलब जो क्लाइमेट चेंज के नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाले हैं उसको अडेप्ट करने के लिए जो फाइनेंस चाहिए वल्नरेबल नेशंस को, उसको डबल कर दिया जाए, ठीक है। उसके बाद आगे है कि लॉस एंड डैमेज डायलॉग की स्टैब्लिशमेंट की गई फॉर क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्रीज। और फिर एक ब्रेक थ्रू एजेंडा सेट किया गया फॉर क्लीन टेक्नोलॉजी। देखो, क्लीन टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है आपके पेपर के लिए भी। क्लीन टेक्नोलॉजीज में आपका ई व्हीकल्स आ गया, ठीक है, फिर हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात करते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों की हम बात करते हैं। फिर हम एथेनॉल ब्लेंडिंग, मैं चलो अपनी कंट्री की बात कर रही हूँ, हम एथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं, ये सब। तो आपको अगर मुंह जुबानी ये वाले सारे पॉइंट्स याद है ना तो आपके लिए बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है पेपर, तो आपको थोड़ा कनेक्टिविटी बिठानी पड़ेगी। कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि इंडिया की कमिटमेंट्स क्या थी, इसमें सबसे पहले है पंचामृत, ठीक है। पंचामृत, पंच यानी कि 5, अमृत मतलब नेक्टर, है ना। हमारे यहाँ पर आपने देखा होगा स्पिरिचुअलिटी के अंदर, पूजा पाठ के अंदर भगवान को एक पंचामृत चढ़ता है जिसमें आप यू मिक्स कर्ड, मिल्क, घी, शुगर, ऑल ऑफ दैट। तो दैट इज अ नेम गिवन बाय दिस पंचामृत। 5 नेक्टर एलिमेंट्स ऑफ इंडियाज क्लाइमेट एक्शन। इसके अंदर देखो 5 प्रोमिसेस थे। दिस कैन बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स ऑल्सो। आपको ये कमिटमेंट्स याद होनी चाहिए वर्ड टू वर्ड। सबसे पहला ये था कि आप 500 गीगावाट तक रीच करेंगे फॉर नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। सेकेंड है 50% ऑफ द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम रेन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। 50% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम रेन्यूएबल एनर्जी बाय, मतलब आप जो आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसका 50% जो है आप वो रेन्यूएबल एनर्जी सोर्स से पूरा करेंगे बाय 2030। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन फ्रॉम नाउ टू 2030। वही कार्बन आप घटाना चाहते हैं, कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन। अभी बहुत बड़ा आपने अपने लिए एक टारगेट सेट किया है। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इकोनॉमी बाय 45% बाय 2030। हमारी इकोनॉमी में देयर इज अ कार्बन फुटप्रिंट, हम कितना ज़्यादा जब भी हम डेवलपमेंट करते हैं कितना कार्बन एमिशन हम कर रहे हैं, दैट इज कार्बन इंटेंसिटी। ये कह रहे हैं आपकी इकोनॉमी डेवलपमेंट करते हुए कितना कार्बन एमिशन आप कर रहे हो उसकी इंटेंसिटी आपको रिड्यूस करनी है बाय 45% बाय 2030। नेक्स्ट है अचीविंग द टारगेट ऑफ नेट जीरो एमिशंस बाय 2070। नेट जीरो एमिशंस बाय 2070 आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे चाइना ने अपने लिए नेट जीरो टारगेट कौन से साल तक रखा है, कौन से साल तक चाइना का नेट जीरो, ठीक है। देखिए अगर आप इंटरैक्ट करेंगे कमेंट सेक्शन में मुझे भी समझ में आएगा कि आपको ये सीरीज से कुछ हेल्प मिल रही है, कितना आप रिवाइज और रिकॉल कर पा रहे हैं। मूविंग ऑन, सेकंड हमने क्या कमिटमेंट की थी, मिशन लाइफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाम से पता चल रहा है मिशन लाइफ। इसका काम बस ये था इन्वायरमेंट कॉन्शियस लाइफस्टाइल को जन्म देना। ये बेसिकली बिल्कुल वैसा है जैसे महात्मा गांधी ने बोला था ना कि चेंज बिगिंस फ्रॉम होम, कि अगर आपको कोई बदलाव लाना है उसकी शुरुआत आपके घर से होगी। तो अगर हम बोलते हैं ना जैसे इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन
की बात आती है तो हर इंसान बोलने लग जाता है कि मुझसे, सिर्फ अकेले मुझसे थोड़ी धरती का एनवायरनमेंट बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? आप शुरू करेंगे बदलना, तब आपके पेरेंट्स बदलेंगे, आपकी फैमिली, आपके रिश्तेदार बदलेंगे, फिर उसके बाद आपका फ्रेंड सर्कल बदलेगा, आपका नेबरहुड बदलेगा। धीरे धीरे करके सब आपको देख के कोशिश करेंगे कि वो एनवायरनमेंट कॉन्शियस लाइफस्टाइल अपनाएं। एनवायरनमेंट कॉन्शियस लाइफस्टाइल हो गया डेली, जो आपकी जो डेली रूटीन है। फॉर एग्जाम्पल, आप वेजिटेबल्स, फ्रूट्स लेने, ग्रॉसरी लेने जा रहे हैं, अवॉइड पॉलिथीन बैग्स, कैरी अ जूट बैग या फिर क्लॉथ बैग ले जाओ अपने साथ। अवॉइड करो कि अगर दुकानदार दे भी रहा है तो मना कर दो। बच्चे अगर स्कूल से आते हैं, उनकी वाटर बॉटल में पानी बचा हुआ है, आपके पास वेस्ट वाटर है, रादर देन थ्रोइंग इट टू अ सिंक, गिव इट टू द प्लांट्स। ठीक है, अगर आपके पास आपकी वेजिटेबल पील्स हैं, फ्रूट पील्स हैं, उससे आप खाद बना सकते हो। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, एनवायरनमेंट कॉन्शियस लाइफस्टाइल। अभी देखो, अभी हमारे यहाँ पे कितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है। कोशिश करो कि हमें पता है फॉसिल फ्यूल्स की, इसकी पेट्रोलियम की कितनी ज़्यादा कमी हो रही है, अभी रेट भी बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा। आप ज़रूरी नहीं आपको 5-5 एसी चलाने, आप कमरे से निकल रहे हैं लाइटें खुली छोड़ के जा रहे हैं, पंखे खुले छोड़ के, डोंट डू दैट। बस इसका मिशन लाइफ का इतना ही काम था कि आप जो है डेली लाइफ में जो लाइफस्टाइल है, आप उसकी इन्वायरमेंट कॉन्शियस हो जाएं, आप कि वर्ल्ड को ज़रूरत क्या है। ठीक है, माइंडफुल और डेलिब्रेट यूटिलाइजेशन की, कि आप सोच समझ के रिसोर्सेज यूटिलाइज करें इंस्टेड ऑफ माइंडलेस एंड डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन। यहाँ तो माइंडलेस एंड डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन क्या, वर्ल्ड का इतना बुरा हाल है, हम तो विंडो शॉपिंग करने, मतलब हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती, हम वो चीज़ें भी खरीद के ले आते हैं। उससे क्या हो रहा है, अगर आप डिमांड बढ़ा रहे हैं तो कंपनीज प्रोड्यूस करेंगे, और प्रोड्यूस करने के लिए अर्थ के ही रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इतनी छोटी सी चीज़ है जीन्स, एक पेयर ऑफ जीन्स बनाने में कितना सारा पानी यूज़ होता है ना। तो हम क्या करते हैं, थोड़े से दिन पहनते हैं, फेंक देते हैं। वो चीज़ ना करो, जीन्स को डिकम्पोज होने में भी उतना टाइम लगता है। सेम गोस फॉर सैनिटरी नैपकिन, इट टेक्स अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ईयर्स टू डिकम्पोज अ sanitary napkin. There can be a healthy and a better and a more clean alternative to it, है ना। There can be tampons and cloth वाले भी हैं, ये सब कुछ। आगे देखो, तीसरा जो इसके अंदर इंडिया ने कमिटमेंट किया, नेशनल हाइड्रोजन मिशन, कि हम ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट करेंगे। देन देयर वाज एन एम्फोसिस ऑन क्लाइमेट जस्टिस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। क्लाइमेट जस्टिस में आप क्लाइमेट रिफ्यूजीज़ वगैरह, डिस्प्लेसमेंट, रिहेबिलिटेशन, ऑल ऑफ दैट। देन देयर इज क्रिएशन ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ एडिशनल कार्बन सिंक। अगर आपको कार्बन नेट जीरो एमिशंस पे और कार्बन न्यूट्रलिटी पे पहुंचना है तो आपको कार्बन सिंक तो बनाना ही पड़ेगा। और कंक्लूजन की बात करें तो देयरफॉर COP26 was defining movement of strategic clarity, moral leadership, credible delivery and accelerated ambition for India। ये COP26 एक ऐसा समय था जहाँ पे इंडिया को मिला एक स्ट्रैटेजिक क्लैरिटी, स्ट्रैटेजी मिली कि पंचामृत है, लाइफ है, ये सब करना है हमें। मॉरल लीडरशिप हमने दिखाई कि हमारे तरफ से हमारा मॉरल प्रिंसिपल ये है कि हम जो है अपनी इन्वायरमेंट को सुधारें। क्रेडिबल डिलीवरी मतलब टारगेट सेट करके भूलना नहीं है, कोशिश करनी है उसको अचीव करने की, और आप जो है अपने एम्बिशन को इन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन उसको एक्सेलरेट करें। ठीक है, ये थे आज के 2 सवाल। अच्छा, अब आप PYQs और कंटिन्यू कीजिए, लिखते रहिए। चाहें तो आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको किसी PYQ में प्रॉब्लम है, हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। बाकी कीप रिवाइजिंग एंड कीप इन ट्यून विद दिस सीरीज। थैंक यू सो मच। विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन।